समस्त प्रतियोगी छात्रों को नमस्कार। आज हम भारत के संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मौलिक अधिकारों की श्रृंखला में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उससे जो संबंधित प्रश्न हैं, 25 प्रश्नों की श्रृंखला इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। आइए शुरू करते हैं। समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया? समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? अनुच्छेद 44 में। दूसरा प्रश्न है कि फारूकी मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा क्या अभिमत प्रदान किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण मामला था। इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह बताया कि मस्जिद मुसलमानों की आस्था का केंद्रीय तत्व नहीं है। अगले प्रश्न पर आइए। दरगाह कमेटी अजमेर बनाम सैयद हुसैन अली के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धर्म के संबंध में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन आप देख लीजिए, लेकिन इसका उत्तर है धर्म का आवश्यक हिस्सा सिद्धांत। धर्म का आवश्यक हिस्सा सिद्धांत, इसको आप लर्न कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से कौन सी संविधान में प्रत्याभूत धर्म स्वातंत्र्य में समाविष्ट नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता में कौन सा मूल अधिकार सम्मिलित नहीं है? उसमें आप देखिए, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने एवं आचरण की स्वतंत्रता, धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये तीनों स्वतंत्रताएं दी हुई हैं भारत के संविधान में मौलिक अधिकार वाले अध्याय में। जबकि दूसरों का धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता ये धर्म स्वातंत्र्य के अधिकार, मौलिक अधिकार में समाविष्ट नहीं है। अगला प्रश्न आप देखें, निम्नलिखित में से किसमें धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है? प्राइवेट शैक्षिक संस्थाओं में, राजकोष से पूर्णतः पोषित शैक्षिक संस्थाओं में, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में, राजकोष से सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षिक संस्थाओं में। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि राजकोष से पूर्णतः पोषित शैक्षिक संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है? इसमें एक शब्द यूज किया हुआ है, पूर्त प्रयोजन। पूर्त प्रयोजन का मतलब होता है मोटे रूप में धार्मिक प्रयोजन। तो संविधान क्वेश्चन को एक बार फिर देखिए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना का और पोषण का अधिकार है? वो अनुच्छेद 26 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 26 में। आइए अगला प्रश्न, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्बंधित नहीं किया जा सकता? निर्बंधित नहीं किया जा सकता, इसका मतलब कि उसको रोका नहीं जा सकता। नैतिकता, स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था। देखिए, आधार तो सारे सब सही हैं, लेकिन ये कि राज्य की सुरक्षा के आधार पर हम इस धार्मिक स्वतंत्रता को नहीं रोक सकते। नैतिकता के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, लोक व्यवस्था के आधार पर रोक सकते हैं, लेकिन राज्य की सुरक्षा के आधार पर नहीं रोका जा सकता। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। आइए अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन राज्य धर्म द्वारा धर्म की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाने का विनिर्दिष्ट आधार नहीं है?
स्पेसिफाइड ग्राउंड नहीं है, वो है सामाजिक न्याय। बाकी तीनों हैं, लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य, जैसे कि ऊपर वाले प्रश्न में आप देख सकते हैं। लेकिन सोशल जस्टिस जो है वो निर्बंधन लगाने का विनिर्दिष्ट आधार नहीं है। अगले प्रश्न में आए, अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्था में प्रशासन के अधिकार में निम्नलिखित अधिकार सम्मिलित है। अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्था में प्रशासन के अधिकार में निम्नलिखित अधिकार सम्मिलित है। क्या प्रबंध समिति का गठित करे, प्रबंध समिति का गठन करे या प्रबंध समिति गठित करने का अधिकार शामिल है। शिक्षण के माध्यम को निश्चित करने का अधिकार शामिल है। शैक्षणिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ निर्धारण करने का अधिकार शामिल है। इस प्रश्न के उत्तर में ये है कि सभी जो उपरोक्त प्रश्न हैं ये सारे के सारे उपरोक्त विकल्पों में से सारे के सारे विकल्प सही हैं, इसलिए उपरोक्त सभी का उत्तर 9 का है। अब 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। एक शैक्षणिक पाठ्यक्रम में एक वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत की अधिमान्यता, जबकि अरबी या फारसी या अन्य समान भाषाओं को ऐसी परिस्थिति स्वीकार न करना, ये क्या है? ये धर्मनिरपेक्षता के आधार सिद्धांतों को प्रहारित नहीं करेगा। ठीक है, आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हो। इसका क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है कथन कारण का कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। पंथनिरपेक्षता भारत के संविधान की आधारिक संरचनाओं में से एक है। उपर्युक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इस प्रश्न का उत्तर आप देखिए तो दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है, ये भी सही है, लेकिन ये इस आधार पर नहीं है कि पंथनिरपेक्षता भारत के संविधान की आधारिक संरचनाओं में से एक है। इस प्रकार ये मतलब कथन और कारण दोनों सही तो हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा। अब आप आइए अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है? इसमें अनुच्छेद 30(1) में है। ये रटने वाले प्रश्न हैं, इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। राज्य से अनुदान प्राप्त कर रही एक अल्पमत की शैक्षिक संस्था प्रवेश के मामले में क्या कर सकती है? निम्नलिखित में से क्या कर सकती है? अपने समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए सभी स्थान आरक्षित कर दे, अपने समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए 50% स्थान आरक्षित कर दे, अपने समुदाय के अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान कर दे, या उपरोक्त में से कुछ न करे। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है 14 कि संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अपने अधिकार के प्रयोग में किसी अल्पमत की शैक्षिक संस्था को निम्नलिखित अधिकार नहीं प्राप्त है। प्रश्न एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अपने अधिकार के प्रयोग में किसी अल्पमत की शैक्षिक संस्था को निम्नलिखित से क्या अधिकार प्राप्त नहीं है? तो पाठ्यक्रम निर्मित नहीं कर सकते हैं। आप शिक्षण का माध्यम निर्धारित करिए, आप शिक्षक नियुक्त करने का अधिकार आपको है, प्रबंध समिति आप गठित कर सकते हैं, लेकिन आप पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जिन अनुच्छेदों में वर्णित है वो अनुच्छेद कौन से हैं? इस प्रश्न का उत्तर है अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। अगला प्रश्न है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का मूल अधिकार किस अनुच्छेद में है? इस अनुच्छेद 26 में यह व्यवस्था दी गई है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का मूल अधिकार किस अनुच्छेद में है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 27 में वर्णित है। और
अगला प्रश्न है 18 नंबर की, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता का मूल अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 28 में है, अनुच्छेद 28 में, आर्टिकल 28 में। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 19, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता का मूल अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये अनुच्छेद 28 में वर्णित है। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता का मूल अधिकार अनुच्छेद 28 में वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित हैं? तो ये अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में वर्णित है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 30 में वर्णित है, आर्टिकल 30। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि धर्म की स्वतंत्रता में खोपड़ियों के साथ तांडव नृत्य का अधिकार शामिल नहीं है? ये बहुत महत्वपूर्ण मामला था आनंद मार्गियों का। तो आनंद मार्ग का मामला जो 1995 में डिसाइड हुआ था वो था। अगला प्रश्न है कि किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अपने समुदाय के विद्यार्थियों के लिए अधिकतम 50% तक स्थान आरक्षित रख सकते हैं? किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अपने समुदाय के विद्यार्थियों के लिए अधिकतम 50% तक स्थान आरक्षित रख सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ पढ़ने वाले विद्यार्थी हमारे चैनल पर कमेंट करके हमें दें। अगला प्रश्न है कि टीएम पाई फाउंडेशन के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था में से निम्न में से क्या सही है? टीएम पाई फाउंडेशन के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था में से निम्नलिखित में से क्या सही है? भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य के आधार पर किया जाएगा। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में 50% भर्ती सभी वर्गों के लिए खुली होगी और 50% अपने संप्रदाय के वर्गों के लिए स्थान आरक्षित कर सकता है। और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था में भर्ती योग्यता के ही आधार पर की जाएगी। इस प्रश्न का उत्तर मैं बता देता हूं कि उपरोक्त सभी सारी बातें हैं और इन सभी प्रश्नों मतलब इसमें टीएम पाई फाउंडेशन के मामले में ये तीनों बातें उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई हैं। इस प्रकार वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। आपको 25-25 प्रश्नों या 50 प्रश्नों की श्रृंखला आपको उपलब्ध होती रहेगी। जो भी छात्र एचजेएस या सिविल जज या लॉ से संबंधित या जीके से भी संबंधित कुछ भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो अत्यंत उपयोगी होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।